हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, आई गेस आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर जो हम लोगों ने शेयर करा था 2024 में जो कंडक्ट हुआ था 22 जनवरी को, आई गेस आपने पूरा प्रॉपर्ली चेक करा होगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, आई मीन टू से लास्ट टू लास्ट ईयर का पैटर्न क्या था, क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए थे, वो एग्जैक्ट कंप्लीट पेपर में आप लोगों को यहाँ पर शो करने वाला हूं। ओनली 4-5 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर्ड नहीं होगा। ऑलमोस्ट पूरा एज इट इज पेपर आप लोगों को यहाँ पर अभी शो होगा, जिससे आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। यस, ये आपका रोड मैप होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। लास्ट ईयर के पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आए तो भी हमको प्रिपेयर रहना है, लास्ट टू लास्ट ईयर के पैटर्न पर भी पेपर बना तो भी हमको प्रिपेयर रहना है। दैट इज वाई इफ यू आर नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो सबसे बेसिक पॉइंट अभी स्टार्ट करिए कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। बी इट आरबीआई सर्कुलर्स, बी इट स्टैटिक पोर्शन, मास्टर डायरेक्शंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ऑलरेडी हम लोग सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में कवर कर चुके। इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन द बैच और आप सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बैच में एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप व्हाट्सएप करेंगे, शायद आप रात में देख रहे हो, मॉर्निंग को देख रहे हो, आप व्हाट्सएप करेंगे एंड इट्स अ कंप्लीट कोर्स जहां पर पूरा स्ट्रैटेजिकली 30-45 डेज में आपका सिलेबस कैसे वेल कवर्ड हो, जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, और वो पूरा प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा जब आप उसको डे बाय डे अप्रोच वाइज लगाएंगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर सेल्फ, योर स्कोर एंड परफॉर्मेंस भी आप लोगों का इंप्रूव होगा। ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए अवेलेबल है रिटन एग्जाम का एट 2499 ओनली। व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल प्रोसेस द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप लोग ज्वाइन करके डेली का लाइव क्लासेस 8 और 9 पीएम पर स्टार्ट होता है, तो आप लोग दोनों क्लासेस ज्वाइन करके अपना डे बाय डे लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो। एंड इंटरव्यू को भी इसमें क्लब करना चाहते हो तो 2999 में इंटरव्यू प्रिपरेशन भी ऐड ऑन हो जाएगा, सो दैट आप लेटर ऑन स्ट्रगल में ना आए जब रिजल्ट आ जाए। ओके, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज फॉलोइंग द रिसेंट आरबीआई अपडेट। अभी आपने 2024 का पेपर देखा था, नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखना, आपको चैनल पर मिल जाएगा। 2024 के पेपर में पूरा स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज के ऊपर पेपर था। व्हाट डज इट मीन स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज? तो इसका भी पेपर है। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 4 दिसंबर 2022 को, ठीक है। तो 2023 में रिजल्ट्स आए थे एंड सो ऑन प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। फिर 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था 22 जनवरी 2023 को पेपर कंडक्ट हुआ, ठीक है। 24 को कंडक्ट हुआ, ओके। देन अकॉर्डिंगली उसके पेपर सेट बना। आपने इसमें देखा बैंकिंग नॉलेज, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, है ना, जहां पर आप लोगों ने पूरा स्टैटिक पोर्शन ज्यादा देखा था। बट 2023 के पेपर में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, तो वो क्वेश्चंस का भी ओवरव्यू देना आप लोगों को जरूरी है। मेजर पोर्शन जो बना था वो आरबीआई करंट सर्कुलर से बना था, आरबीआई सर्कुलर्स, और थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल अवेयरनेस टाइप का भी पेपर सेट हुआ था। फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब जो फाइनेंशियल डे टू डे डेटा चेंज हो रहा था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेट देखते हैं, इजी पेपर था बट स्टिल क्वेश्चन पैटर्न देखना जरूरी है। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का लिमिट इंक्रीज हुआ था 10 to 20 लाख का। तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन बन गया था, दैट इज फॉलोइंग द रिसेंट आरबीआई अपडेट, व्हाट इज द रिवाइज्ड लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स एक्सटेंडेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी। एसएचजी के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर डीएवाई एनआरएलएम, है ना, डीएवाई नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में कितना लिमिट है। तो इट वाज रिवाइज्ड टू 20 लाख फ्रॉम 10 लाख, ओके। तो ये करेक्ट आंसर था। ये करेक्ट आंसर आप लोगों को वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, आप एनरोल्ड हो तो कल आप लोगों का अपडेट हो जाएगा, एज इट इज पीडीएफ अपडेट होगा, है ना, नॉट शेयर होगा डाउनलोडेबल में, आपका अपडेट होगा वेबसाइट पर। आप इसको स्क्रॉल अप डाउन करके प्रॉपर्ली चेक कर लेना। कुछ डेटा चेंज होगा क्योंकि उस टाइम का पुराना डेटा है ना, आज का नया डेटा चेंज हो चुका है, तो कुछ डेटा आप लोगों को रेफर नहीं करना, अदरवाइज पूरा गुड टू गो है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो उस टाइम पर क्या हुआ था, आरआरबी के ऊपर भी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी, आरआरबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी सर्कुलर्स बहुत आ रहे थे, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन आ रहा था। लास्ट ईयर ऐसा नहीं देखने को मिला था, बट इट डजंट मीन कि इस बार नहीं देखने को मिलेगा। उससे प्रीवियस ईयर भी बहुत ज्यादा पूछे गए थे, 2021 में, 2022 में आपके आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस और आरबीआई सर्कुलर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ये रिवाइज्ड क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन आया था, दैट इज कि आपको बताना था कि रिवाइज्ड क्राइटेरिया क्या है आरआरबी का टू गेट अप्रूवल फॉर ऑफरिंग इंटरनेट बैंकिंग विद ट्रांजैक्शंस फैसिलिटीज। तो इंटरनेट बैंकिंग आरआरबी इसके लिए अलाउ अगर करना है तो अप्रूवल के लिए कितना उनका नेटवर्थ होना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन था। 50 करोड़ का नेटवर्थ उस टाइम का था, और नेट एनपीए उनका 5% से नीचे होना चाहिए था, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो उनका बुक्स था एडवांसेस का, तो उसमें 5% से कम का उनका नेट एनपीए होना चाहिए था, नॉट ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। थर्ड, अभी तक सारी एग्जाम्स में केवाईसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, केवाईसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है।
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर बनता है, बेसल के ऊपर बनता है। इफ एन इंडिविजुअल चेंजेस देयर एड्रेस, हाउ लॉन्ग आफ्टर द चेंज इज द वी केवाईसी वीडियो केवाईसी इज रिक्वायर्ड टू बी डन अगेन, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो इट वाज 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद में वी केवाईसी दैट इज वीडियो केवाईसी के बाद में हाउ लॉन्ग आफ्टर द चेंज इन एड्रेस वीडियो केवाईसी प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसका उस टाइम पर भी सर्कुलर्स में अपडेशन हो रहा था कोविड के बाद में भी, तो दैट्स व्हाई इस पर क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस इफ अ बैंक फेल्स टू प्रोवाइड। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, रिपीट क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, आई कैन टेल यू डायरेक्टली कि ये क्वेश्चन सेट से आप देख लीजिए, बट ये क्वेश्चन सेट्स अभी भी आप लोगों के लिए काम के, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिना फ्लफ वाली प्रिपरेशन करें, इधर उधर भटकेंगे शायद से वही डेटा कॉपी करके कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा आपके सामने, बट ये एक्चुअल गिवन पेपर से, तो आप लोगों के लिए जो पेपर्स के बेसिस पर ही आपके मॉडल्स ऑपरेट होते हैं। तो आपको कभी लगता है ना कि सर ऐसा नहीं पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप बता रहे हो, ठीक है, हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहे हो, लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुए, है ना, आप कभी भी ये नहीं सुनोगे कि यस हमने मतलब ऐसा प्रिपरेशन करा और उसका आउटपुट नहीं देखने को मिला, पेपर टफ हुआ तो सबके लिए टफ हो जाएगा, बट ओवरऑल आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इफ अ बैंक फेल्स टू प्रोवाइड कैश एट एन एटीएम, द कस्टमर सफर्स लॉस, व्हाट इज द मिनिमम कॉम्पनसेशन द बैंक मस्ट पे टू द कस्टमर पर डे ऑफ डिले, है ना, तो यहाँ पर बोला था कि कॉम्पनसेशन एटीएम के फेलियर पर कितना मिलेगा, तो इट इज लाइक 100 रुपीज पर डे, ठीक है, पेनल्टीज के ऊपर भी आया था। तो एटीएम के ऊपर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना, 2022 का जो पेपर था एटीएम के ऊपर अच्छा क्वेश्चन सेट देखने को मिला था। अंडर द कोविड-19 फ्रेमवर्क, उस टाइम कोविड-19 का 1-2 साल पहले खत्म हुआ था, तो कोविड-19 का एमएसएमई के लिए मॉनिटरिंग पीरियड के लिए क्वेश्चन था, इट वाज 6 मंथ्स। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, इफ अ कस्टमर makes more than a certain number of free transaction in a month, banks can charge a penalty. What is the maximum number of free transactions allowed per month at a known home ATM for savings account customer? देखो आरबीआई गाइडलाइंस क्या है, ऑपरेट करता है, कल से कस्टमर बोलेगा कि कल से बैंक बोलेगा कि हम तो चार्ज लगाते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट एक्चुअली उनको फ्री ट्रांजेक्शन देना पड़ता था, तो इसीलिए 5 ट्रांजेक्शन का एक लिमिट क्लॉज काम करता है, तो 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पर फ्री मिलता है, जहां पर कस्टमर को उसके बियॉन्ड चार्ज लगेगा। अभी एटीएम में अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है ना, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, कैश निकला नहीं बट अकाउंट डेबिट हो गया, तो अकाउंट में एंट्री कब तक रिवर्सल आ जाना चाहिए, कितने दिन बाद, ट्रांजेक्शन के बाद में, तो ऑप्शंस थे T+1 ट्रांजेक्शन, टी मतलब ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन डेट +1 डे, ट्रांजेक्शन +3, ट्रांजेक्शन +5 और ट्रांजेक्शन +7। करेक्ट आंसर इज ट्रांजेक्शन +5, है ना, ऑप्शन सी। ये 12 डेज गलत है, ट्रांजेक्शन +5 डेज। व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस, देखो उस टाइम पर है ना आरबीआई मास्टर डायरेक्शन में अपडेट हुआ था पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, फुल केवाईसी के ऊपर, तो उस टाइम का लिमिट तो अभी कम था, बट अभी का लेटेस्ट रिवाइज लिमिट है 2 लाख, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा 2 लाख। बट देखो ये सर्कुलर तो आप सोचेंगे कि सर ये कहां से आ गया, ठीक है, ये मास्टर डायरेक्शन के पार्ट रहते गाइस। अब आप लोग क्या है, ऐसा पॉइंट रहता है कि डिपेंड करता है पेपर टू पेपर, है ना, अगर उसको डेप्थ में जाना हुआ तो वो कोई से भी क्वेश्चन सेट घुमा लेगा, बट ओवर द इयर्स ऐसा देखा गया है कि एसबीआई सीबीओ का पेपर इस लेवल का टफ नहीं बनता कि आप 15 नंबर 18 नंबर नहीं लेकर आ सकते, 40 में से 15-18 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका बूस्ट भी मिलता है, बट कैसे प्रिपरेशन करोगे सही डायरेक्शन में, तो प्रिपरेशन नहीं करोगे एकदम से कुछ और पढ़ने लग गए, क्योंकि बैंकिंग तो पूरा बहुत वास्ट है, अगर आप कुछ भी पढ़ने लग गए तो आप शायद एंडलेस जर्नी में फंस सकते हो। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, हाउ मच प्रायर नोटिस मस्ट अ बैंक गिव, देखो एक और क्वेश्चन आया था, इसका तो कुछ चेंज नहीं हुआ था, बट स्टिल ये मास्टर डायरेक्शन का पोर्शन है, एमडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मास्टर डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस, हाउ मच प्रायर नोटिस मस्ट अ बैंक गिव टू कस्टमर्स बिफोर क्लोजिंग अ ब्रांच, अगर बैंक का कोई सा ब्रांच क्लोज हो रहा है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, शिफ्ट हो रहा है तो उसको कुछ नोटिस देना पड़ेगा ना एडवांस में अपने कस्टमर्स को, तो कितने टाइम पहले देना पड़ता है, तो करेक्ट आंसर वो 60 डेज, 2 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है, ठीक है, कोई सा ब्रांच शिफ्ट हो रहा है तो 2 महीने पहले अपने कस्टमर्स को नोटिस देना पड़ेगा और उनको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा दैट इज दिस ब्रांच इज गोइंग टू बी शिफ्टेड। अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उस टाइम पर एंसिलरी एक्टिविटीज जो फार्मर्स के लिए होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कितना उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस में मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना रहेगा फॉर एंसिलरी एक्टिविटीज सपोर्टिंग फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, तो उसके लिए 5 करोड़ आंसर था, ऑप्शन सी वाज करेक्ट। नाउ मैंने आपको इंटरनली भी बताया होगा कि एंसिलरी सर्विसेज थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक पैटर्न तो हमेशा फिक्स है कि आएगा इसके ऊपर एंसिलरी सर्विसेज, तो एंसिलरी सर्विसेज के ऊपर था कि थर्ड पार्टी सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक टू कस्टमर कौन कौन सा था,
तो इसमें आंसर आएगा एंसिलरी रेफरल इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। एंसिलरी सर्विसेज भी थर्ड पार्टी टाइप का ही काम करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी लगाना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखो हमेशा एक्रोनिम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है ना, मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म नाम दिया है, आपको उसको फुल फॉर्म बताना है, और फुल फॉर्म का पूरा लिस्ट हम लोग एक सेपरेट बनाकर रख लेंगे जिसको आप लोगों को रट्टा मारना है, ठीक है। कुछ भी लिस्ट आ सकता है, फिटर्स का फुल फॉर्म आया था, फर्म्स का आता है, तो ये फुल फॉर्म भी हम लोगों को सारे याद रखना है, ठीक है। आईबीएफसी के बारे में फुल फॉर्म आया था, इंटीग्रेटेड बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आईबीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया था। एक फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं प्रीवियस ईयर का पूरा पैटर्न इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि पैटर्न कैसे सेट हो रहा है। आप इसको और 2024 में जो कंडक्ट हुआ था उसको कंपेयर करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, आरबीआई सर्कुलर लास्ट ईयर कम था ही नहीं इनफैक्ट, और इस 2022 वाले पेपर में जो 23 का रिक्रूटमेंट हुआ था फाइनल, तो उसके अंदर आरबीआई सर्कुलर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फीटर्स का फुल फॉर्म में पूछा गया था कि ई क्या स्टैंड करता है, कोई सा थर्ड फोर्थ ई क्या स्टैंड करता है, तो वो आएगा आई गेस ये इलेक्ट्रॉनिक आएगा, एनफोर्समेंट आएगा, ओके, ठीक है। तो दिस इज एनफोर्समेंट। नाउ अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क, देखो बेसल के ऊपर उस टाइम पर सर्कुलर आया था, तो हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट के ऊपर आया था, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 18%, 18%, ओके। तो आरबीआई का बेसल 3 लिक्विडिटी नॉर्म्स है, ये आप पढ़ोगे डिटेल में तब जाकर ही समझ में आ पाएगा, इस एमसीक्यू के थ्रू तो नहीं समझा सकता, बट आपको इतना बता सकता हूँ कि बेसल का टॉपिक था और आरबीआई के सर्कुलर में अपडेट हुआ था, डिटेल में जाकर थोड़ा समझने का था। एक होता है कि सर्कुलर 2-3 लाइन आया, और एक होता है उसके बॉटम में लिंक मिलता है, वो सारा पढ़कर समझना पड़ता है, ओके। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन डेटा सिक्योरिटी, उस टाइम पर एक नया टोकनाइजेशन का पॉइंट चलता था, है ना, 2022 में टोकनाइजेशन के ऊपर बहुत पॉइंट्स चलते थे, तो टोकनाइजेशन के ऊपर आया था कि टोकनाइजेशन को फुलफिल करने का एक मैंडेटरी आरबीआई ने गाइडलाइन दिया था कि स्टोर नहीं करना है कार्ड डिटेल्स, तो उसका डेडलाइन क्या था, तो करेक्ट आंसर था कि October 1st 2022। तो आप देख पा रहे हो ना कि एग्जाम कब था, दिसंबर में, दिसंबर 2022 में। क्वेश्चन डेडलाइन का कब का आया, पुरानी डेडलाइन का, तो पुरानी डेडलाइन का भी पूछ लेते, ये मत सोचना कि फ्यूचर में जो डेट आ रही है वो याद रखना है, पुराना जो अभी कंप्लीट हो चुका 2-3 महीने का वो भी याद रखना है, ओके। एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के ऊपर वॉकिंग कस्टमर का आया था कि कितना कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, तो 50,000 इन कैश था, जो वॉकिंग कस्टमर आते, जो नॉन बैंक कस्टमर्स होते, है ना, नॉन अकाउंट होल्डर्स रहते उनके लिए। तो एक रेमिटेंस से भी एक क्वेश्चन बनता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी 2-3 क्वेश्चन बनता है। एक होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि आपसे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, और एक कैटेगरी होता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए डायरेक्टली, लाइक सेक्शन क्या है, मतलब डिसऑनर ऑफ चेक, और ये अगर हम बात करें पेमेंट इन ड्यू कोर्स कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो ऐसा सेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलता है, और 1-2 क्वेश्चन आपको कंडीशनल बेस्ड आता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, कब चेक एक्सपायर होगा, जैसा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। देखो अब आप देख रहे हो कि सर हम तो बैंकिंग नॉलेज पढ़ रहे हैं पूरा, अब यहाँ पर पीएफआरडीए का भी नोटिफिकेशन के बारे में पूछ लेते कि एनपीएस में जो डेट चेंज हुआ है, वो एज का एंट्री एज 60 से 65 हुआ था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था। तो अब आप लोगों को आइडिया लगाना है कि यस आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है इस पेपर के लिए, क्योंकि ये 2025 में रिपीट हो सकता है पैटर्न, ओके। तो इसलिए हम लोग मॉक टेस्ट में क्या प्लान कर रहे हैं कि 5 मॉक टेस्ट आपका लास्ट ईयर के बेसिस पर रहेगा, उससे और नेक्स्ट 5 जो रहेगा वो लास्ट टू लास्ट ईयर के बेसिस पर रहेगा, तो आपको दोनों का एग्जाम का आइडिया बना रहे, है ना। आप लोग ऐसा ना सोचे कि इसमें हमको अच्छा नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें भी अच्छा आएगा, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो स्ट्रैटेजी आप लोग उसके अकॉर्डिंग बना पाएंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा स्कोर नहीं करना है, अच्छा स्कोर करना है, बट होता क्या है कि हम लोग अच्छा स्कोर करने के चक्कर में जो आता है वो भी नहीं कर पाते, तो आता है वो कैसे करेंगे उसका स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है जब आप प्रिपरेशन करते हो तब। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम इशू साइज के ऊपर आया था, 1 लाख आंसर था उस टाइम पर, बाद में ऐसा था कि 5 लाख के ऊपर भी थोड़ा कुछ कुछ जगह अपडेट आ रहा था कि 5 लाख है। एज पर आरबीआई रेगुलेशंस व्हाट इज द मैक्सिमम एडिशनल इंटरेस्ट, देखो स्टाफ के ऊपर भी एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन आपने पेपर देखा होगा, तो स्टाफ के ऊपर आया था रिस्क वेटेड एसेट कितना है, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको लर्निंग नहीं कर रहे, हम लोग पैटर्न को देख रहे हैं। तो स्टाफ के ऊपर लास्ट ईयर था रिस्क वेटेड एसेट कितना रहता है उनके ऊपर, और उससे लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर में था कि लीव पॉलिसी के ऊपर कुछ था, और 2022 में आया था कि एडिशनल कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो 1% इंटरेस्ट एडिशनल मिलता है स्टाफ को एसोसिएशन के पॉलिसी से, है ना। एज पर द सोवरिन गोल्ड बॉन्ड और सुकन्या समृद्धि एक रिपीटेड टॉपिक्स थे 2022 के अराउंड में, तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि कैसे प्राइस एस्टिमेट लगता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के टाइम पर, लिंक टू मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड के बेसिस पर रहता है ऑब्वियसली। एक और क्वेश्चन था बेसल के ऊपर, दैट इज मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 कितना कैपिटल रेशियो रिक्वायरमेंट होता है,
तो अगर बेसल के अकॉर्डिंग देखें तो 4.5, अगर इंडियन रिस्पेक्ट में देखें तो 5.5। ठीक है, बेसल आपने पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। आप यूट्यूब पर सर्च करना बेसल नॉर्म बैंकर्स ग्रिड, तो ऑटोमेटिकली आपको एक वीडियो दिख जाएगा जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया। एक क्वेश्चन ऐसा था कि चेक डेटेड था 1 जनवरी 2023 का, वो प्रेजेंटेड हुआ ऑन 5th ऑफ मई 2023। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस चेक, मतलब वो चेक स्टेल हो गया या नहीं हुआ है, क्या होगा, उसको पास कर देंगे, उसको पास नहीं करेंगे, तो ये स्टेल हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर एक डेट चेंज हो गया है ना। अगर ये 1 ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना, तो ये 1 अप्रैल को रहता तो पास हो जाता कहीं से ना, 1 अप्रैल को रहता पास हो जाता, 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स पास नहीं होगा। यहाँ पर जैसा आज हमने क्लास में भी देखा था, 3 मंथ्स का क्लॉज काम करता है, नॉट नंबर ऑफ डेज। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस व्हाट वाज द एक्सटेंडेड, देखो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अभी भी प्रोविजन में है, अभी भी डेटा काम कर रहा है ना, ये करंट अकाउंट्स के लिए है। तो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर था कि 200 करोड़ या उससे कम के लिए कब तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा फेज 3 में। तो ये डेटा आप लोगों को आंसर करना था, ये डेटा पुराना था, मार्च 31 2021 का डेटा था, तो इसका आंसर था ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आधार, देखो एक बायोमेट्रिक के ऊपर आया था कि बायोमेट्रिक या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के ऊपर कैसे कैसे होगा, कैसे मतलब ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर आंसर था फिंगर प्रिंट एंड आइरिस स्कैन। बायोमेट्रिक आधार, ये डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर आ गया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में था कि हु होल्ड्स द प्राइमरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पेमेंट अपॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैलिड चेक, तो कौन देगा पैसा टाइम पर, है ना, ड्रॉवी देगा। ड्रॉवी कौन होता है, ड्रॉवर्स का बैंक, है ना, आज ही हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करा है। इन केस आप लोगों ने वो क्लास स्किप कर दिया है तो उसको कृपया करके अटेंड करना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, और एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं आप लोगों से इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए अवेयर रहना। ओके, नाउ व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म एंड इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, तो ये डिजिटल करेंसी के सीबीडीसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। आपको ध्यान रखना है कि ये डेटा उस टाइम पर सर्कुलर्स में ज्यादा चल रहा था, नोटिफिकेशंस में भी बहुत चल रहा था। आरबीआई के नोटिफिकेशन अलग होते हैं, मास्टर डायरेक्शन अलग होते हैं, और सर्कुलर्स अलग होते हैं। मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ सर्कुलर और मास्टर डायरेक्शन में क्या होता है। एक होता है मास्टर डायरेक्शन, ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है। जब आप टेबल पे बैठोगे काम करोगे या किसी सीनियर पोजीशन पर भी बैठ के काम करोगे तो आपको वो मास्टर डायरेक्शन रेफर करके काम करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कंप्लीट प्रोसेस रहता है, कंप्लीट। सपोज करते हैं आप एस्क्रो अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो कंप्लीट प्रोसेस डिफाइंड है, ओके। वो कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम मास्टर डायरेक्शन। जैसे लॉकर का हो गया, केवाईसी हो गया, एटीएम का हो गया, बेटे एनीथिंग, करंट अकाउंट ओपन करना है, सेविंग्स करना है, माइनर का करना है, तो ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पर आ गया। अब इसमें जो भी चेंजेस करना होता है, अब इसमें तो बहुत सारी लाइंस होती है ना, अब इसमें सपोज करते हैं फर्स्ट लाइन को चेंज करना हुआ तो वो आरबीआई सर्कुलर नोटिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर और नोटिफिकेशन में आता है। आप लोग क्या करते हैं, सर्कुलर पढ़ के जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सर सर्कुलर पढ़ा दो, खाली इतना सा काम हो जाएगा। बट उसके बाद अगर ये सर्कुलर में एक चीज चेंज हुआ ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, ये पॉइंट को पूछ लेता है, ये पॉइंट को पूछ लेता है, ये पॉइंट को पूछ लेता है, जो कि स्टार्टिंग का पॉइंट बन जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस नाउअडेज। What is the name of the portal launched by Reserve Bank of India to track and prevent frauds in banking sector? तो CRA FIMS एक पोर्टल आया था जो कि आरबीआई ने लॉन्च करा था उस टाइम पर, ठीक है। पीएम स्वान निधि अभी तो वैलिड नहीं रहेगा, बट पीएम स्वान निधि के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए थे क्योंकि ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम कर रहा था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल था, माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते। What is the minimum percentage of a adjusted net bank credit that's scheduled commercial bank? तो PSL का टारगेट था 40%, आंसर है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच सेक्शन डील्स विद फोर्स्ड एंडोर्समेंट्स ऑन अ चेक। तो सेक्शन 85 डील करता है फोर्स्ड एंडोर्समेंट के ऊपर। आज ही क्लास में डिस्कस कर रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर मैं इसको समअप करूं आप लोगों के लिए बेटर वे में, तो समअप करने का मतलब ये है कि 2023 में जो पैटर्न था वो आरबीआई सर्कुलर प्लस आरबीआई मास्टर डायरेक्शन। डू नॉट थिंक कि आरबीआई सर्कुलर में 4 लाइन पढ़ोगे वो डेटा आ गया था। आरबीआई मास्टर डायरेक्शन भी डेप्थ में आया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंटरनल टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, आप लोग जैसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हो, ये सभी आरबीआई मास्टर डायरेक्शन है, ठीक है। हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ ही रहे, कंपनीज एक्ट को पढ़े, तो ऐसे सारे डेटा जो पढ़ते हैं ना वो आरबीआई मास्टर डायरेक्शन का। इट इज नॉट श्योर ना कि आप लोगों का एक ही डेटा आ जाएगा जो करंट न्यूज में अभी चल रहा था। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहें, एंड एट द सेम टाइम हम लोग ऐसा हाइपोथेटिकल इमेजिन ना करें कि यहाँ से 35 नंबर लाना है, 30 नंबर लाना है। डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। अगर पेपर इजी आया, डुएबल रहा, सबसे बनेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा। आपसे बनेगा नहीं, आपको भी बनाना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे बनेगा,
तो आपको भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग कट ऑफ से थोड़ा बॉटम में जा सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल कट ऑफ तो इम्पैक्टेड रहेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मेजर रोल रहेगा आपके नंबर्स में, टोटल मार्क्स में। अगर आप 30-35 मार्क्स इंटरनली क्लासेस को देखकर भी फॉलो कर लेते हो, आराम से स्कोर कर सकते हो। 30-35 मार्क्स, 40 मार्क्स वेटेज देता है बहुत ज़्यादा, है ना? जब कट ऑफ आपने 59 का लास्ट ईयर का देखा, तो फिर 40 मार्क्स तो बहुत मैटर करता है। बैंकिंग नॉलेज नेगेटिव मार्किंग नहीं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 2 टॉपिक्स कर लिया आपने, इंग्लिश हो गया और करंट अफेयर्स तो बेसिक करके जाना, प्लीज़ उस पर इतना मतलब दिमाग मत लगाइए, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप शायद आपको मेरी बात चुभेगी कि सर आप इतना मना कर रहे हो, इतना मना कर रहे हो। 2 महीने का पढ़कर चले जाओ, एग्ज़ाम जाकर देख लेना। 5 महीने का पढ़कर देख लो, आप कोई सा भी क्लासेस फॉलो करके देख लो, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनता है। उस पे टाइम वेस्ट करने का स्ट्रैटेजी एसबीआई को क्लियर करने में नहीं आएगा काम। अगर आपको इसको क्रैक करना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्सिमेटली 90% कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करा है, उन्होंने करंट अफेयर्स को स्किप करा है क्योंकि आईबीपीएस का पैटर्न बहुत डिफरेंट है पूछने का। आप ये मत सोचिए कि सर आपने 1 महीने का पढ़ लिया तो कितने क्वेश्चन आ जाएँगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप कोई सा भी पेपर, प्रीवियस मेमोरी बेस्ड पेपर गूगल पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप एसबीआई क्लर्क का देख लो ओपन करके, एसबीआई पीओ का ओपन करके देख लो। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज़ें करने लायक है नहीं एक्चुअल में। आपको आता होगा तो बन जाएगा, नहीं आता होगा तो इट्स ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3, 4, 5 क्वेश्चन जितने भी बना सकते हो आप इतने बनाओगे दैट्स ओके। दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर करना है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करो, वहाँ पर स्कोर करेंगे तो एफर्ट का आउटकम देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई विल सी यू in the next session in the upcoming video and I'll surely address some more issues जो आप लोग एनकाउंटर करने वाले हो आपकी प्रिपरेशन में। बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। एंड जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो 24/7 मीन्स कि आज रात को देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप बैच में ज्वाइन करके एनरोल कर सकते हो क्योंकि जो टॉपिक्स रहते हैं वो टॉपिक वाइज हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इररिलेवेंट रहता है टोटली। तो आप लोग जब भी ज्वाइन करेंगे तो वो टॉपिक से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, प्रीवियस सेशन को कवर कर सकते हो। ऑल्सो अपकमिंग क्लासेस में हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे तो आप लोगों का पूरा हेल्प हो जाएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।